हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ फ्लड लाइटिंग। ठीक है, तो फ्लड लाइटिंग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। फ्लड के नाम वर्ड से हम लोग समझते हैं कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना। ठीक है, जैसे अगर हम फ्लड बाढ़, ठीक है, किसी चीज़ का बाढ़ आ जाना, पानी का लेवल बढ़ जाना बाढ़ कहलाता है। उसी तरीके से लाइट का जब लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हमें लाइट चाहिए होता है, तो उसे हम फ्लड लाइटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डील करेंगे मेनली, दैट इज़ फ्लड लाइटिंग करने का पर्पस क्या हो सकता है। ठीक है, फ्लड लाइटिंग हम लोग किसके हेल्प से कर रहे हैं, प्रोजेक्टर्स के हेल्प से करेंगे, तो उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और प्रोजेक्टर्स का लोकेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ उस पर बेस्ड कुछ सिंपल हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्लड लाइटिंग। ठीक है, तो फ्लड लाइटिंग मीन्स फ्लडिंग ऑफ लार्ज सरफेसेस विथ लाइट फ्रॉम पावरफुल प्रोजेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो आप कोई एक वर्किंग सरफेस होगा, ठीक है, या फिर जिस सरफेस को आपको इल्यूमिनेट करना है, तो उस सरफेस में जब हम लोग बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, पावरफुल प्रोजेक्टर्स के हेल्प से, तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग, ठीक है, इसके लिए हमें स्पेशल रिफ्लेक्टर and housing is employed in flood lighting in order to concentrate the light emitted from the lamp into relatively narrow beam, ठीक है, which is known as floodlight projector। तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप का रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि आपके बिल्डिंग्स पे या फिर जिस भी जगह पे आपको फ्लड लाइटिंग करना है, तो उस जगह पे एम्प्लॉय किया जाता है क्या, एक स्पेशल टाइप का रिफ्लेक्टर। ठीक है, और ये किस पर्पस के लिए किया जाता है, इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट द लाइट एमिटेड फ्रॉम द लैम्प। जो आपका लैम्प से या फिर जिस भी लाइट सोर्स से आपका लाइट एमिट हो रहा है, उसको एक किसी स्पेशल जगह पे, ठीक है, लोकेशन पे नैरो बीम के टर्म में हम लोग इसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। किसके हेल्प से, स्पेशल रिफ्लेक्टर के हेल्प से। हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टर्स भी पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो रिफ्लेक्टर का यहाँ पर कैसे वर्क होता है ये हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोजेक्टर कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये प्रोजेक्टर जो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये आपका स्पेशल रिफ्लेक्टर जो होगा मेनली आपका फ्लड लाइट प्रोजेक्टर कहलाएगा, है ना। तो ये प्रोजेक्टर मेनली आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिस्ट करता है, जिसपे कि आपका इसका जो सरफेस होगा वो सिल्वर्ड ग्लास हो सकता है, क्रोमियम प्लेट का सरफेस हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का हो सकता है। तो ये सारा डिफरेंट मटेरियल्स का आपका ये प्रोजेक्टर या फिर रिफ्लेक्टर सरफेस आपका बना हो सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी हम लोग देख सकते हैं, सिल्वर्ड ग्लास सरफेस का जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें से रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत कम लाइट रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन कैपेसिटी है वो कितना है, 85 to 90% का होता है। ठीक है, क्रोमियम प्लेट का देखें तो अगर हम सिल्वर्ड ही मटेरियल का ले, सिल्वर्ड ग्लास ले, तो उसका जो कैपेसिटी होता है रिफ्लेक्शन का वो 85 to 90% होता है। बट अगर हम एक पॉलिश्ड मेटल को सिल्वर पॉलिश कर दे, तब उसका जो कैपेसिटी होता है वो थोड़ा रिड्यूस्ड होता है, दैट इज़ 70% का होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूजुअली मेटल रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो रोबस्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। Important application of illumination engineering is the flood lighting of large and open areas। तो illumination engineering एक पेपर होता है ना, वहाँ पर इसको बेसिकली फ्लड लाइटिंग को स्टडी किया जाता है डेप्थ में। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो लार्ज और ओपन एरिया में ही जनरली होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्लड लाइटिंग करने का पर्पस क्या क्या हो सकता है। तो इट इज़ एम्प्लॉयड टू सर्व वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। ठीक है, एस्थेटिक फ्लड लाइटिंग। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं कि किसी इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स, जैसे फेस्टिवल वाला ओकेज़न आता है, ठीक है, फैमिली फंक्शंस वगैरह हो सकता है, तो उस टाइम में हम लोग अपने बिल्डिंग्स को, रिलीजियस बिल्डिंग्स या फिर मोनूमेंट्स हो गया, ठीक है, एंशिएंट बिल्डिंग्स हो गया, पब्लिक प्लेसेस हो गया, हमारा अपना घर का बिल्डिंग हो गया, ठीक है, तो ऐसे कुछ बिल्डिंग्स को या फिर प्लेसेस को हम
बहुत ज़्यादा हम लोग उसके ब्यूटी को एनहांस करने के लिए हम लोग इस तरीके का फ्लड लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी स्पेशल ओकेजन्स पे, फेस्टिव ओकेजन्स पे। तो हम लोग को जनरली फंक्शंस के टाइम में, फेस्टिवल ओकेजन के टाइम में, ठीक है, हमारे घर में अगर शादी का फंक्शन है तो उस टाइम पे हम अपने घर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस तरीके का फ्लड लाइटिंग यूज़ करते हैं। तो ये कहलाता है एस्थेटिक फ्लड लाइटिंग। तो ये पहला पर्पस हो गया। सेकंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल फ्लड लाइटिंग में, है ना। तो इंडस्ट्रियल कमर्शियल में क्या क्या एग्जांपल आ सकता है, तो रेलवे यार्ड्स हो गया, यहाँ पर आपका अच्छे तरीके से लाइट्स होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में आपको बहुत ज़्यादा लाइट का ज़रूरत होता है। कार पार्क्स में, ठीक है, जनरली कार पार्क्स अगर हम लोग अपने घर में अगर पार्किंग बना रहे हैं तो वहाँ पर बहुत डिम लाइट का ज़रूरत होता है, बट आपका बहुत लार्ज एरिया में कार पार्किंग बना हुआ है तो वहाँ पर भी फ्लड लाइटिंग यूज़ किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में बहुत ज़्यादा नीड पड़ता है, ठीक है, अगर रात के टाइम पे काम हो रहा है तो इस तरीके से हम लोग इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी फ्लड लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ एडवर्टाइजिंग, है ना। तो एडवर्टाइजिंग पर्पज़ के लिए जनरली फ्लड लाइटिंग का यूज़ किया जाता है। आप लोग रोड्स में इस तरीके का देखे होंगे, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट बोर्ड्स होता है, शोकेसेस होता है। तो यहाँ पर अच्छे से इस प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट करने के लिए या शोकेसेस में अगर आप किसी शोरूम्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर फ्लड लाइटिंग किया जाता है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू कॉन्सेंट्रेट द लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स इनटू अ रिलेटिवली नैरो बीम, ठीक है। अगर आपके सोर्स से बहुत ज़्यादा लाइट इस तरीके से रेडिएट हो रहा है तो इसको एक नैरो बीम में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, शोरूम्स में अगर आप गए हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पे इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप ये करने के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपका रिफ्लेक्टर यूज़ करके इस वाइड बीम को नैरो बीम में कन्वर्ट किया जाता है और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, वो जो रिफ्लेक्टर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, इसे हम फ्लड लाइट प्रोजेक्टर कहते हैं। और ये जो आपका एडवर्टाइजिंग वाला जनरली जो एप्लीकेशन होगा, ठीक है, फ्लड लाइटिंग के लिए, वो हम लोग जनरली रिमोट पोजीशंस, रिमोट एरिया में यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एरिया में। तो वहाँ पर हमको जो हम ये फ्लड लाइटिंग कर रहे हैं वो रोबस्ट होना चाहिए, ठीक है, कि इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का स्ट्रेस ना पड़े, ठीक है। साथ ही साथ वेदर प्रूफ होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रिवेंटेड होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं अगर हम लोग रिमोट एरिया में एडवर्टाइजिंग के लिए फ्लड लाइटिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज़ करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हम लोग क्या प्रोजेक्टर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर भी आपका जो सरफेस होगा वो सिल्वर्ड ग्लास हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्रोमियम प्लेट का रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी आपका एफिशिएंसी जो सिल्वर्ड ग्लास का 85 to 90% होता है, जस्ट अभी हमने देखा था, है ना। पॉलिश्ड किया हुआ है तो 70%, और हम लोग सिल्वर्ड ग्लास ही डायरेक्टली ले रहे हैं तो वो 90% एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड जो पर्पस हो गया फ्लड लाइटिंग का, एडवर्टीज़मेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे केसिंग एंड इट्स माउंटिंग आर अरेंज्ड सो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द बीम कैन बी वेरीड इन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन साइट, है ना। तो अगर हमें सपोज़ किसी एक बिल्डिंग को या फिर किसी एक पर्टिकुलर शोरूम में अगर हम गए हैं, वहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस किया जा रहा है, फ्लड लाइटिंग की जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर केसिंग और माउंटिंग का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जो आपका लाइट सोर्स है किस तरीके से उसको माउंट किया जा रहा है, किस तरीके से फिक्स किया जा रहा है, ठीक है, तो वो इस तरीके से इंक्लाइंड होता है जहाँ पर भी आपका ये फिक्स है, वॉल पे, सीलिंग पे, ठीक है, या फिर किसी सपोर्ट के हेल्प से, तो वहाँ पर इसका इंक्लिनेशन किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे किया जाता है, ठीक है, ताकि डायरेक्टली आप आपको जिसको फ्लड लाइट करना है जिस एरिया में, वो वहाँ पर बीम पहुँचे। तो इसको हम लोग
इस तरीके से माउंट किया जाता है कि इसको हम लोग वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों डायरेक्शन में इसको, इसके मोशन को या फिर इसके इंक्लिनेशन को हम लोग वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया कि हम लोग इसको वेरिएबल बना सकते हैं इसके इंक्लिनेशन को। और अगर हम लोग परमानेंट इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इस केस में हम लोग कास्ट मेटल केसेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो इससे हमको ज़्यादा रोबस्टनेस मिलेगा। ठीक है, वेदर के स्ट्रेस से हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, और अगर हमें टेम्पोरेरी इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शेल्टर्ड सिचुएशन में इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, शीट, मेटल शीट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्टर्स होगा उसके पास में। When 500 or 1000 watt lamps are used in projectors, ventilation may have to be provided for adequate cooling. ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसा प्रोजेक्टर है जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट बीम, ठीक है, तो अगर हम जो लैम्प्स यूज़ किए हैं प्रोजेक्टर से रिफ्लेक्ट कराने के लिए, उन लैम्प्स का जो रेटिंग होगा 500 से लेकर 1000 वाट तक का अगर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्टर्स में इतना ज़्यादा वाट का अगर हम उसमें से बीम का रेडिएशन रिफ्लेक्शन प्रोजेक्टर पे कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर आपका हीट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पर वेंटिलेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट कूलिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो यह हम लोग देख लिए कि इसका एप्लीकेशन हम लोग किस तरीके से यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशन के लिए हम लोग फ्लड लाइटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली मेनली जो हम एडवर्टाइजिंग पर्पज़ के लिए फ्लड लाइटिंग करा रहे थे वहाँ पर हमें प्रोजेक्टर्स का नीड पड़ा, है ना। अब इन प्रोजेक्टर्स का भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। तो फर्स्ट जो है ये हमारे पास आता है नैरो बीम प्रोजेक्टर्स। ठीक है, दूसरा है मीडियम एंगल प्रोजेक्टर्स एंड वाइड एंगल प्रोजेक्टर्स। तो ये जो आपका नैरो बीम प्रोजेक्टर होता है, ये इस टाइप का प्रोजेक्टर जनरली हम लोग 12 to 25 डिग्री इंक्लिनेशन पे जब आपका उस पर रेडिएशन आता है तो उस एंगल पे जनरली हम लोग नैरो बीम प्रोजेक्टर्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स से लेकर आपके प्रोजेक्टर का वो 70 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, मीडियम एंगल में हम देख सकते हैं कि मीडियम एंगल में जो प्रोजेक्टर पे जो लाइट का इंक्लिनेशन होगा, ठीक है, वो कितने एंगल से होना चाहिए, 25 to 40 डिग्री से। ये आपका अगर प्रोजेक्टर है, ये सोर्स से कहीं पे लाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये जो एंगल आपका बनना चाहिए, ठीक है, ये 25 to 40 डिग्री तक का अगर बनता है तो ये मीडियम एंगल प्रोजेक्टर कहलाएगा। और इसका डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना होना चाहिए, मीडियम एंगल के लिए 30 to 70 मीटर का डिस्टेंस अगर है तो हम मीडियम एंगल प्रोजेक्टर यूज़ करेंगे। अब अगर हमारा 30 मीटर का डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग वाइड एंगल प्रोजेक्टर यूज़ करेंगे और इसमें जो बीम का इंक्लिनेशन होगा वो 40 to 90 डिग्री के एंगल पर होगा। ठीक है, तो ये मेनली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर है, नैरो बीम, मीडियम एंगल प्रोजेक्टर एंड वाइड एंगल प्रोजेक्टर। ये आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक रीज़न यूज़ ऑफ वाइड एंगल प्रोजेक्टर इज़ विथ हाई वाटेज लैम्प इज़ एनकरेज्ड ओवर नैरो बीम प्रोजेक्टर। ठीक है, तो इकोनॉमिक रीज़न की वजह से वाइड एंगल प्रोजेक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा अभी होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपका हाई वोल्टेज लैंप है यानी कि वाइड एंगल जो प्रोजेक्टर आप यूज़ करेंगे ये ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है एज़ कम्पेयर टू नैरो बीम प्रोजेक्टर। ठीक है, अब हम लोग इन प्रोजेक्टर्स को किस तरीके से माउंट करेंगे कि हमें मैक्सिमम फ्लड लाइटिंग हमारे डिज़ायर्ड लोकेशन पे हो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ प्रोजेक्टर इज़ द लोकेशन ऑफ प्रोजेक्टर, है ना।
तो हम किस तरीके का प्रोजेक्टर, अभी जो 3 टाइप हमने देखा उन तीनों में से हम कौन सा ऑप्ट करें, ये डिपेंड किस पे करता है, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्टर, है ना। अभी हमने देखा कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, 30 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, 40 to 70 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा टाइप ऑफ प्रोजेक्टर चूज़ कर रहे हैं। देयर आर 2 पॉसिबल लोकेशंस ऑफ प्रोजेक्टर इन प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरीके का अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं, 2 पॉसिबल टाइप है। पहला जो है सिमेट्रिक प्रोजेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से जो आपका लोकेशन होगा फिक्स करने का इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका एक सरफेस हो गया, ठीक है, जिस पे आप प्रोजेक्टर को फिक्स करेंगे। ये जो आपका सरफेस हो गया, इस सरफेस पे हमें फ्लड लाइटिंग करना है, ठीक है, इसको इल्यूमिनेट करना है, ठीक है। और ये जो आपका हो गया, ये आपका इस पे माउंट किया हुआ रहेगा क्या, प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर को हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट्स के हेल्प से हम लोग इसको, ठीक है, एंगल्ड मेटल होता है इस तरीके का एल शेप का, तो ये आपका ब्रैकेट कहलाता है। तो इसके हेल्प से हम लोग इसको माउंट कर सकते हैं किसको, प्रोजेक्टर को, ठीक है। तो ये वाला जो आपका आएगा प्रोजेक्टर होगा, मेटल ब्रैकेट्स के हेल्प से हम लोग इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे प्रोजेक्टर को, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टर से आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। प्रोजेक्टर्स में आपका लैम्प्स फिक्स्ड होगा, वहाँ से जो लैम्प रेडिएशन होगा इसको ये रिफ्लेक्ट करके आपके ये कंप्लीट बिल्डिंग पे या जिस जगह पे हमें इल्यूमिनेट करना है, ठीक है, इस तरीके से फ्लड लाइटिंग कराएगा आपके पूरे सरफेस पे। तो ये पहला इस तरीके का हो गया। और यहाँ पर जो ये जो आपको एंगल दिखेगा, यही एंगल इंक्लिनेशन एंगल कहलाता है, ठीक है, ये एंगल। तो पहला जो केस होता है ये 25 to 30 डिग्री इसमें आपका बीम का एंगल बनता है। दूसरा केस इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्टर यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, इस प्रोजेक्टर से आपको थोड़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको कम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस सरफेस पे आपको अगर टॉप ऑफ द बिल्डिंग या फिर टॉप साइड में आपको इल्यूमिनेट करना है तो इस तरीके का प्रोजेक्टर का माउंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसी पार्ट को, इतना पार्ट को ये इल्यूमिनेट या फिर फ्लड लाइटिंग से का इफेक्ट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये आपके कंप्लीट बिल्डिंग पे या कंप्लीट सरफेस पे फ्लड लाइटिंग का इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका बीम पड़ रहा है। बट सेकंड वाले में जो बीम आ रहा है वो सिर्फ अपर साइड में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फ्लड लाइटिंग कैलकुलेशन में हम लोग जब जाएंगे तो कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, तो हम लोग को इसको न्यूमेरिकल के हेल्प से देखेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपका इल्यूमिनेशन लेवल पे कि हमें कितना इल्यूमिनेशन चाहिए अपने वर्किंग सरफेस पे, ठीक है। इस टेबल को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ प्रोजेक्टर पे 3 टाइप जो हमने देखा, ठीक है, ये आपके साइज डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज़ नंबर ऑफ प्रोजेक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोजेक्टर भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इल्यूमिनेशन लेवल चाहिए, उसके लिए हमें कितना प्रोजेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, n इज इक्वल्स टू a इंटू ई इंटू डेप्रिसिएशन फैक्टर इंटू वेस्ट लाइट फैक्टर डिवाइडेड बाई यूटिलाइजेशन फैक्टर, वॉटेज ऑफ लैम्प, लुमिनस एफिशिएंसी ऑफ लैम्प। तो इतना सारा फैक्टर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोजेक्टर्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एरिया हो गया जिस एरिया को आपको इल्यूमिनेट करना है, ठीक है। ये आपका जितना इल्यूमिनेशन आपको रिक्वायर्ड है, डेप्रिसिएशन फैक्टर, ठीक है। ये सारा पैरामीटर्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार और ब्रीफ में दिया हुआ है। वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है, सारा का सारा लाइट जो सोर्स से आ रहा होता है वो हमारे पूरे कंप्लीट सरफेस पे नहीं आता है ना। तो इसमें से जो जितना आपका फ्लक्स आपके वर्किंग सरफेस पे नहीं आया वो हम लोग मेज़र करते हैं वेस्ट लाइट फैक्टर से। ये इतना पार्ट आपका वर्किंग सरफेस पे आ गया, ये यूटिलाइज हो गया, ठीक है। और टोटल में से जब आप यूटिलाइज्ड फैक्टर को माइनस कर देंगे तो आपको मिलता है वेस्ट लाइट फैक्टर, ठीक है। डेप्रिसिएशन फैक्टर टाइम टू टाइम आपका जो सोर्स होता है उसका लाइफ, ठीक है, उसका जो इल्यूमिनेशन लेवल होता है वो रिड्यूस करता जाता है, उसको हम लोग मेज़र करते हैं डेप्रिसिएशन लेवल से, ठीक है। डेप्रिसिएशन लेवल 1 बाई मेंटेनेंस फैक्टर होता है और मेंटेनेंस फैक्टर आपका होता है
मेंटेनेंस फैक्टर हम लोगों ने निकाला था, इल्यूमिनेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, ठीक है, जब आपका कोई भी डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे प्रेजेंट ना हो, तो उस केस में हम लोग ये वैल्यूज़ या उस टाइम पे जितना इल्यूमिनेंस प्रेजेंट होता है, इन दोनों का रेशियो लेकर हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर निकालते थे। इसका जब हम रेसिप्रोकल वैल्यू लेंगे तो ये हमें मिलेगा डेप्रिसिएशन फैक्टर। कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन या फिर यूटिलाइजेशन फैक्टर हम निकालते थे, है ना, कितना यूटिलाइज हो रहा है, यानी कि आपके वर्किंग सरफेस पे या वर्किंग प्लेन पे कितना इल्यूमिनेंस आ रहा है और टोटल कितना फ्लक्स सोर्स से आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो यूटिलाइजेशन फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन हमने निकाला था। तो इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग यूज़ करते हुए, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। एक बिल्डिंग दिया हुआ है 50x16 का, ठीक है, ये आपका डायमेंशन दिया हुआ है, इज इल्यूमिनेटेड बाय 16,000 वाट लैम्प्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैम्प कितना है 16 दिया हुआ है। एरिया यानी कि इस कंप्लीट बिल्डिंग का एरिया आपको यहाँ पे दिया हुआ 15x60 दैट इज़ 800 मीटर स्क्वायर। इस एरिया को आपको इल्यूमिनेट करना है या फ्लड लाइटेड करना है। टोटल लैम्प्स कितना यूज़ हो रहा है यहाँ पे 16 लैम्प, और एक बल्ब का या एक लैम्प का रेटिंग क्या है 1000 वाट का, ठीक है। अज्यूमिंग लुमिनस एफिशिएंसी ऑफ 117.4, ठीक है, एफिशिएंसी आपको गिवन है, एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं आउटपुट बाय इनपुट, ये आपको दिया हुआ है 17.4 लुमेंस पर वाट। कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन या यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको दिया हुआ है 0.4, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, इल्यूमिनेशन लेवल निकालना है उस सरफेस पे, यानी कि 800 मीटर स्क्वायर का जो बिल्डिंग है उस पर कितना इल्यूमिनेंस आ रहा है, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया, टोटल 16 लैम्प है हमारे पास, तो हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। अगर आपके पास 16 लैम्प है 100 वाट का, एक बल्ब आपका 100 वाट का है, तो टोटल 16 लैम्प है, तो पूरे 16 लैम्प से आपको टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा नंबर ऑफ़ लैम्प, सारे लैम्प्स को कंसिडर करेंगे, एक लैम्प का वाटेज कितना है और एक लैम्प से आपका कितना उसका एफिशिएंसी कितना है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर, आपका सारा वैल्यू आपको गिवन है, सारा वैल्यू जब यूज़ करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 278,400 लुमेन, ठीक है। तो ये हमें मिल गया टोटल आउटपुट फ्लक्स, ठीक है। अब टोटल आउटपुट हमारे 16 बल्ब से इतना मिल रहा है, बट आपके सरफेस पे, वर्किंग सरफेस पे, या फिर आपको जिस सरफेस को इल्यूमिनेट करना है वहाँ तक कितना पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूले से, 5 इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना आपके सरफेस पे आ रहा है, ये हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर से निकालते हैं, डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन फैक्टर इंटू वेस्ट लाइट फैक्टर, ठीक है। टाइम जैसे जैसे एजिंग इफेक्ट होगा डेप्रिशिएट भी होता जाएगा, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ डेप्रिशिएशन फैक्टर को यूज़ किया गया है। एंड वेस्ट लाइट फैक्टर, सारा का सारा फ्लक्स तो आपके सरफेस पे नहीं इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो इस वजह से वेस्ट लाइट फैक्टर को भी हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इन सारे वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, सारा वैल्यूज़ हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें वैल्यू मिलेगा जो टोटल लुमेन जो आपके सरफेस पे या फिर जिस पार्ट पे इल्यूमिनेट करना है कितना लुमेन पहुंच रहा है 71,400 लुमेन। टोटल हमारे बल्ब से निकल रहा था 278,400 लुमेन, और उस पे सरफेस पे पहुंच कितना आ रहा है ओनली 71,400, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन फैक्टर हमको दिया हुआ था 1.3 और वेस्ट लाइट फैक्टर 1.2, तो इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस हम निकालेंगे यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। तो इल्यूमिनेंस इज इक्वल्स टू आपका कितना फ्लक्स जो है सरफेस पे रीच कर रहा है डिवाइडेड बाय
ठीक है, डिप्रिशिएशन फैक्टर यूज़ करेंगे और वेस्ट लाइट फैक्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगा इल्यूमिनेंस का दैट इज़ ई। ठीक है, ये आपको निकालना है इल्यूमिनेंस ई। ई इज इक्वल्स टू होता है टोटल फ्लक्स रीचिंग ऑन द सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, एरिया हमने निकाला था 800, इल्यूमिनेंस फ्लक्स आपको दिया हमने निकाला 71,400। तो इल्यूमिनेंस का वैल्यू आपको मिल जाएगा 89.25 लुमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। सेम यहाँ पर और एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एक टेबल गिवन है, सारा वैल्यूज़ हमको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, फ्लड लाइट जो कराना है उस प्रोजेक्टर का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर वॉल से। ठीक है, और इल्यूमिनेशन कितना चाहिए, 50 लक्स चाहिए, उस सरफेस पे इतना पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नंबर एंड साइज ऑफ प्रोजेक्टर्स निकालना है। ठीक है, वेस्ट लाइट फैक्टर आपको गिवन है, डिप्रिशिएशन फैक्टर गिवन है एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर गिवन है। ठीक है, एरिया टू बी इल्यूमिनेटेड, कितना एरिया आपको मिला है, ये डायमेंशन आपको दिया हुआ है 16 × 15 का है, तो 900 मीटर स्क्वायर एरिया को इल्यूमिनेट करना है। ठीक है, तो टोटल लुमेंस इस सरफेस पे कितना आना चाहिए, A × A। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू A × A होता है, A × E एरिया इंटू इल्यूमिनेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ से 45,000 लुमेंस चाहिए। ठीक है, 900 मीटर स्क्वायर सरफेस को उस पर इतना फ्लक्स पड़ना चाहिए। बट आपके जो लैंप है, लैंप में से कितना आपको मिल रहा है, टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, तो ये हम लोग निकालेंगे टोटल लुमेन रिक्वायर्ड ऑन द सरफेस इनटू वेस्ट लाइट फैक्टर डिवाइडेड बाय यूटिलाइजेशन फैक्टर डिवाइडेड बाय डेप्रिशिएशन फैक्टर। सारे वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो आपके जो लैंप है, लैंप में से आपको टोटल फ्लक्स कितना मिल रहा है, 135,000 लुमेन। ठीक है, इतना लुमेन आपका एक्चुअली में लैंप से आ रहा है, बट आपको नीड कितने का है, 45,000 लुमेन का ही नीड है इस पूरे सरफेस को इल्यूमिनेट करने के लिए। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ प्रोजेक्टर्स निकालेंगे। इसके लिए जस्ट हमने ऊपर में अभी फॉर्मूला देखा था, फ्लक्स डिवाइडेड बाय लुमेंस आउटपुट फॉर ईच 500 वाट लैम्प, है ना। एक लैम्प के लिए, एक लैम्प से जितना हमें आउटपुट मिल रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे। टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना है, टोटल फ्लक्स सारे लैम्प से हमको इतना मिल रहा है 135,000, और एक लैम्प से कितना मिल रहा है 9,000। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हम इसे राउंड ऑफ में 16 कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्टर्स रिक्वायर्ड कितना होगा, 16। ठीक है, यानी कि गिवन एरिया को इल्यूमिनेट करने के लिए कितने लक्स से इल्यूमिनेट करना है, 50 लक्स से। ठीक है, इतने लक्स से इल्यूमिनेट करने के लिए आपको कितने प्रोजेक्टर्स का नीड होगा, तो 16 प्रोजेक्टर का नीड होगा। ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन कैसा होना चाहिए, इस पर बीम का इंक्लिनेशन कैसा होना चाहिए, हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये होता है आपका tan θ/2 इज इक्वल्स टू स्मॉल r/स्मॉल l। ठीक है, जहाँ r जो होता है वो आपका रेडियस होता है इल्यूमिनेटेड सर्कल का। ठीक है, जो इस तरीके का इल्यूमिनेशन होगा वो सर्कल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये अगर सोर्स है तो इस तरीके से इल्यूमिनेशन हो रहा है, तो ये आपका सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल का हम लोग रेडियस लेंगे। ठीक है, और L जो होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स से डिस्टेंस किसका, जिस सरफेस को आपको इल्यूमिनेट करना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है। ठीक है, तो थीटा आपका इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, ठीक है, tan इनवर्स r/l। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है ये दोनों का वैल्यू, आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको थीटा का वैल्यू मिलेगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल को अगर हम फॉलो करके प्रोजेक्टर पे बीम का इंक्लिनेशन होगा तो, और 16 प्रोजेक्टर जब आप यूज़ करेंगे तो आपके
जो वर्किंग सरफेस होगा उस पर 50 लक्स का इल्यूमिनेशन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये आपका सोर्स था, है ना, ये आपका सोर्स है, इस सोर्स से आपका लाइट निकल रहा था। तो जो हम लोग रेडियस निकालेंगे, ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ था, इस सरफेस को हमको इल्यूमिनेट करना है ना। तो इस सरफेस का सोर्स से डिस्टेंस क्या है, 8 मीटर आपको गिवन है, और हम लोग रेडियस यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये आपको थीटा चाहिए, यहाँ थीटा है, ये वाला डिस्टेंस आपको 4.5 गिवन है। ठीक है, तो ये आपका रेडियस कहलाएगा। तो इसी वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे। ये आपका एल हो गया, ये आर हो गया, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 2 tan इनवर्स आर बाई एल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा, सिंपल कैलकुलेशंस होगा। जितने भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में फॉर्मूला या फिर टर्म्स पढ़ा था, उन्हीं का यूज़ आपका इन सारे फ्लड लाइटिंग या फिर इससे जस्ट पहले जो हमने लुमेन मेथड देखा था, उन सारे मेथड्स में आपको सिंपल कैलकुलेशंस उन्हीं फार्मूला का यूज़ करके बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।